गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट 2 के फिज़िकल केमिस्ट्री के अंतर्गत जो रासायनिक साम्य चैप्टर दिया गया है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पूर्व आप इस चैप्टर में के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाएं में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन सी होती हैं, रासायनिक साम्य या केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, किस प्रकार से वो एस्टैब्लिश होता है। इसके पश्चात लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, अर्थात द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, और उसके बाद में उस नियम का उपयोग करते हुए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की गणना किस प्रकार से की जाती है ये हमने कर चुके हैं। जिसमें आपने ये देखा कि कोई भी संतुलित अभिक्रिया होती है जिसमें कि उत्पाद साम्यावस्था में होता है, तो उस समय जो सांद्रता का गुणनफल उत्पाद का तथा अभिकारक की साम्यावस्था सांद्रता के गुणनफल का अनुपात जो है वो साम्यावस्था स्थिरांक कहलाता है। इसके आपने एग्जाम्पल भी देखे थे। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि साम्यावस्था स्थिरांक इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर निकाला गया था। तो जो डिराइव करने पर हमारे पास में इक्वेशन आई वो थी Kp = Kc RT टू द पावर डेल्टा n, जहाँ जो है डेल्टा n मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, अर्थात अभिकारक उत्पाद के अणुओं की संख्या और माइनस अभिकारक के अणुओं की संख्या भी उसे कहा जा सकता है। इसके हम एग्जाम्पल लेंगे। ये देखिए कि जो Kp और Kc का मान है, तीन तरह की कंडीशन हो सकती हैं। सबसे पहली कंडीशन है जिसमें कि डेल्टा n की वैल्यू 0 हो, अर्थात जितने जैसा इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि N2 + O2 गिव्स 2NO, अर्थात एक अणु 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव द 2 मोल्स ऑफ NO, अर्थात जो डेल्टा n का मान है वो क्या हो गया, 0 हो गया। ऐसी स्थिति में जब किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा संख्या में, जितने उत्पाद के मोल बन रहे हैं उतने ही अभिकारक के मोल्स जो है क्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में Kp और Kc का मान एक समान होगा। तो वो हमारी फर्स्ट कंडीशन हुई जिसमें कि डेल्टा n = 0 है। दूसरी कंडीशन है जिसमें कि डेल्टा n का मान 0 से अधिक है, अर्थात पुनः इसके एग्जाम्पल पर जाइए। आप इसमें देख रहे हैं कि 2 मोल्स ऑफ SO3 के द्वारा 2 मोल्स ऑफ SO2 + 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का बना, अर्थात 3 मोल जो है प्रोडक्ट के बने हैं और 2 मोल रिएक्टेंट के थे। तो इसका मतलब कि डेल्टा n > 0। तो उस स्थिति में Kp की वैल्यू Kc से अधिक होगी। थर्ड कंडीशन है जिसमें कि डेल्टा n की वैल्यू 0 से कम होती है, अर्थात नेगेटिव में होती है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जब रिएक्ट करता है 1:3 में, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ और या 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि उत्पाद मतलब का वैल्यू जो है 2 है और जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है 3 + 1 4। तो ऐसी स्थिति में 2 - 4 मतलब कि -2 आएगा, अर्थात डेल्टा n की वैल्यू 0 से कम है। तो उस स्थिति में जो Kp का मान है वो Kc से कम होगा। तो ये 3 कंडीशंस आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे ला शीतलाय नियम की या ली शैटलियर प्रिंसिपल की। ये नियम क्या है? वैसे तो आपको इसका कुछ आइडिया तो होगा ही, आप इसे 12th में भी कर चुके हैं कि ला शीतलाय का नियम जो है वो साम्यावस्था पर जो तंत्र है जिसमें कि ताप, दाब और सांद्रता का मान यदि परिवर्तित किया जाता है तो साम्य उस दिशा में
खिसकता है जिस दिशा में उस परिवर्तन के प्रभाव को नष्ट किया जा सके। अर्थात जो इक्विलिब्रियम है उसको रिएक्शन वापस से मेंटेन करना चाहेगी यदि किसी भी प्रकार के ताप, दाब या सांद्रता में परिवर्तन किया गया है साम्यावस्था पर, तो जो रिएक्शन है वो उस डायरेक्शन में जाएगी जिससे कि उसका प्रभाव समाप्त किया जा सके। इसे सर्वप्रथम 1885 में ला शीतलाय ने दिया था, जबकि वो साम्यावस्था का अध्ययन कर रहे थे कि साम्यावस्था में किस प्रकार से परिवर्तन जो है अभिक्रिया को प्रभावित कर सकता है। तो ये देखा गया कि कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से ला शीतलाय का नियम उन पर लागू होता है। तो फॉर एग्जांपल आपको पहले हम लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि ताप परिवर्तन करने पर किस प्रकार से अभिक्रिया अग्र या पश्चिम दिशा में तेज़ हो जाती है। तो सब जैसे कि आपको पता है कि रासायनिक परिवर्तन में दो प्रकार से होता है, एक तो एक्सोथर्मिक होता है, दूसरा एंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक जिसमें कि ऊष्मा के रूप में ऊर्जा जो है निकलती है, और एंडोथर्मिक मतलब कि जिसमें उसका अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। इन दोनों ही अभिक्रियाओं पर ताप का परिवर्तन का प्रभाव जो है वो एक दूसरे के विपरीत पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, जिसमें कि ऊष्मा मुक्त होती है, ऐसी अभिक्रियाओं में जब ताप को बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया का साम्य बाईं ओर खिसक जाता है, अर्थात उस दिशा में खिसकता है जहाँ की उसके बढ़े हुए ताप के प्रभाव को नष्ट किया जा सके। तो जैसा कि आपको पता है कि जो जैसे अमोनिया की जो प्रिपरेशन होती है उसमें N2+3H2 गिव्स 2NH3, और इसमें जो 22.4 किलो कैलोरीज ऊर्जा जो है मुक्त होती है। ऐसी स्थिति में जब साम्यावस्था में ताप 100 डिग्री बढ़ा दिया जाता है, T1 से T2 कर दिया जाता है, तो साम्य जो है बाईं ओर खसक जाता है, अर्थात कि बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। दूसरा जो हो सकता है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, जिसमें कि ऊष्मा का अवशोषण होता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में ताप का प्रभाव बिल्कुल विपरीत पड़ता है, अर्थात कि साम्यावस्था पर ताप बढ़ाने से साम्य दाईं ओर खिसक जाता है और घटाने से बाईं ओर खिसक जाता है। अर्थात जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बाईं ओर शिफ्ट हो जाती है। तो ये केस है जबकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है और हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यदि हम इस कंक्लूजन निकालें इसका, तो वो क्या होगा कि यदि कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसमें अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए ताप को कम करना होगा, और यदि कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें अधिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया के ताप को उच्च करना होगा। उस स्थिति में हमें उत्पाद की मात्रा या प्रोडक्ट की मात्रा अधिक प्राप्त हो सकती है। तो ये हुआ कि जब हम साम्यावस्था में ताप में परिवर्तन करते हैं तो किस प्रकार से अग्र और पश्च अभिक्रियाएं, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन किस प्रकार से प्रभावित होती हैं, और अंततः उत्पाद की मात्रा भी उससे प्रभावित होगी। दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या चेंज ऑफ प्रेशर, अर्थात यदि दाब में परिवर्तन किया जाए तो किस प्रकार से अभिक्रिया का प्रभाव पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि आपको भी पता है कि जो दाब है, गैसीय अभिक्रियाएं हैं, उन्हीं में ही दाब का प्रभाव पड़ता है, और गैसीय अभिक्रियाएं बंद पात्र में ही की जाती हैं, जिससे कि उनका आयतन स्थिर रहता है। यदि खुले में की जाएंगी तो ऐसी स्थिति में साम्यावस्था स्थापित नहीं हो पाएगी,
क्योंकि वो इसके बाहर निकल जाएंगी। तो इस प्रकार से किसी आयतन में यदि गैस के अणु की संख्या बढ़ती है तो गैसीय दाब अधिक हो जाए